हेलो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें हम सबसे पहले जीव विज्ञान देखने जा रहे हैं। जीव विज्ञान में हम जीवन का अध्ययन देखेंगे। जीवन का अध्ययन हम सजीवों के बारे में देखेंगे। सजीवों के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि प्रजनन, मुकुलन और उनमें जीव द्रव्य भी होता है, जिसके कारण उनका जीवन चलता है। लेकिन एक अपवाद भी है, जो कि है वायरस। वायरस ना सजीव में आता है ना निर्जीव में, यह मध्य अवस्था में होता है। यानी कि जब ये सजीवों के अंदर होता है तो सजीवों की भांति कार्य करता है, और जब सजीवों से बाहर होता है तो निर्जीव की भांति कार्य करता है। जो वायरस है, इसकी खोज आइवैनोव्स्की ने की थी। वायरस का जो संरचना है उसमें दो चीज़ें होती हैं, आनुवांशिक पदार्थ और प्रोटीन। आनुवांशिक पदार्थ और प्रोटीन जब ये सजीव में आता है तो ये एक्टिव हो जाता है। वायरस दो प्रकार के होते हैं, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। जो डीएनए वायरस है उसके मुख्यतः अभी दो ही रूप मिलते हैं, हेपेटाइटिस वायरस और पोलियो वायरस। वहीं पर जो आरएनए वायरस, इसको रेट्रोवायरस कहा जाता है। अभी वर्तमान में लगभग जितने भी वायरस हैं वो सभी लगभग रेट्रोवायरस हैं। रेट्रोवायरस, आरएनए वायरस को रेट्रोवायरस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी, जीवन की उत्पत्ति के सबसे पहले आरएनए वायरस ही उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसको रेट्रोवायरस कहा जाता है। उसी प्रकार से एक है विरियोइड। ये भी ना सजीवों में आता ना निर्जीवों में। ये भी सजीवों की भांति कार्य करता सजीव में आने पर, लेकिन ये सिर्फ किसका बनता है? आनुवांशिक पदार्थ का। यानी कि जो विरियोइड है उसका निर्माण किससे होगा? आनुवांशिक पदार्थ से। और एक तीसरा है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स भी वायरस जैसा ही है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? ये सिर्फ प्रोटीन से निर्मित होता है। यह भी जब सजीवों में आ जाता है तो सजीवों की भांति कार्य करता है। हम आज जीव विज्ञान में सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं कोशिका। कोशिका एक सिद्धांत दिया था कोशिका का स्लाइडेन एंड स्वान ने। उसमें 3 बिंदु थे। यानी कि जो कोशिका है ये जीव की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई, ये पहला बिंदु है। और जो दूसरा, जीवन के जितने भी कार्य होते हैं जीव के, वो सभी कोशिका में ही होते हैं, दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट, जो नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है वो पुरानी कोशिकाओं से होती है। ये 3 पॉइंट कोशिका सिद्धांत में आते हैं, जिसको स्लाइडेन एंड स्वाइन ने दिया था। कोशिका को हम 3 भागों में विभाजित करके देखेंगे। एक रहेगा हमारा बाह्य आवरण। बाह्य आवरण में क्या क्या आएगा? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। फिर रहेगा हमारा कोशिकांग, जो कोशिका द्रव्य रहेगा। कोशिका द्रव्य में कोशिकांग आएंगे, जिसमें से हम कोशिकांगों को 3 भागों में विभाजित करके देखेंगे, दोहरी झिल्ली युक्त, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग और झिल्ली रहित कोशिकांग। और अंत में केंद्रक देखेंगे हम। कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक पादप कोशिका होती है और एक जंतु कोशिका। पादप कोशिका में सिर्फ जो मोटा मोटा अंतर है वो क्या रहेगा? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति रहेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो बाह्य आवरण है कोशिका का, उसमें कोशिका भित्ति ये पादप कोशिका में होती है। ये सबसे बाह्य आवरण होता है। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? ये जो कोशिका है उसको एक निश्चित संरचना और आकार प्रदान करती है और कोशिका को कठोरता प्रदान करती है। ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ कोशिका का, कोशिका भित्ति का। 2 कोशिकाओं भित्ति को जो जोड़ने के लिए एक बीच में मटेरियल होता है उसको पैक्टिन बोलते हैं। और जब यही पैक्टिन, जो फल वगैरह होते हैं, पैक्टिन पक जाता है तो ये फ्रक्टोज में बदल जाता है। पैक्टिन किस में बदल जाता है? फ्रक्टोज। जो कोशिका की भित्ति बनी होती है सामान्यतः सेलुलोज की बनी होती है। वहीं पर जो कवक होता है उसमें कोशिका भित्ति किसकी होती है? काइटिन की। और जो
शैवाल वगैरह होते हैं, उसमें हमारा पेप्टिडोलाइकॉन्स या मुरामिक एसिड ये भी इसमें होता है कोशिका भित्ति में। तो हमारा पहला हो गया क्या, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का हमने कार्य देख लिया, क्या है, निश्चित संरचना और आकार प्रदान करना। अब दूसरा है कोशिका झिल्ली। सिर्फ इसको हटा के ये अकेला रहेगा हमारा किसमें, पादप कोशिका में अलग से, बाकी ये सब जीव कोशिका में भी रहेंगे। तो कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है, ये परासरण और विसरण का कार्य करती है। यानी कि कोशिका के अंदर कोई भी पदार्थ अंदर जाना है, बाहर जाना है, वो कौन करेगा, कोशिका झिल्ली करेगी। ठीक है, ये अर्धपारगम्य होती है, यानी कि सभी पदार्थों को नहीं जाने देती। जैसे कि कोशिका भित्ति है, ये पूर्ण पारगम्य होती है, ये किसी भी पदार्थ को बाहर आने जाने से नहीं रोकती। ये सिर्फ क्या करती है, निश्चित आकार प्रदान कराती है। कोशिका झिल्ली क्या, अर्धपारगम्य है। अर्धपारगम्य के आधार पर इसमें क्या होगा, परासरण और विसरण। जो परासरण और विसरण है, ये क्या है, द्रव की साम्यावस्था के लिए होते हैं। यानी कि कोई द्रव एक साइड ज़्यादा है और एक साइड कम है, तो वो साम्यावस्था में आने के लिए जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं परासरण विसरण। लेकिन जो परासरण है वो सिर्फ जल में होता है और अन्य द्रवों में होगा तो उसको बोलेंगे हम विसरण। कोशिका झिल्ली की हम संरचना देख लेते हैं। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। क्या क्या होगा इसमें, प्रोटीन और लिपिड। जैसा कि ये दिख रहा है, ये प्रोटीन है बीच में ब्लैक कलर में और रेड कलर में लिपिड है। ठीक है, ये हो गया हमारा कोशिका झिल्ली। जैसे कि हम इसको उदाहरण के तौर पे देखें तो जो अंडा होता है, तो अंडे की जो बाह्य परत होती है वो लिपिड की बनी, जो आंतरिक परत होती है वो होती है लिपिड की, जो येलो भाग होता है, और जो बाह्य परत वाइट भाग होता है वो प्रोटीन की बनी होती है। उस हिसाब से हम देख सकते हैं। अब आते हैं जो कोशिका द्रव्य में कोशिकांग हैं, उनको देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग में कौन कौन आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक, यानी कि हरित लवक। दोहरी झिल्ली युक्त इसमें क्या होता है, दो झिल्लियाँ होती हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं संरचना बनी है, इसमें दो परतें हैं झिल्लियों की, पहली दूसरी। इसी प्रकार इसमें भी, हरित लवक में भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज बेंडा ने की थी। पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं पर ऊर्जा का निर्माण होता है। जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ऊर्जा में टूटता है एटीपी में। तो इसकी हम संरचना देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। जैसे कि यहाँ पे देख रही है, ये दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है जिसमें दो झिल्ली हैं, और जो इसकी संरचना होती है उस संरचना का नाम क्या है, क्रिस्टी संरचना। ठीक है, और ये जो भाग देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें एक पार्टिकल लगे रहते क्रिस्टी संरचना में, उसको बोलते हैं F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम। F1 पार्टिकल पर ही जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज आएगा और ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, तो वो किस में टूट जाएगा, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में। तो यहाँ पर ही इसमें क्या होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया में DNA भी मिलेगा और राइबोसोम भी होता है। ये दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो इन दोनों, ये दो ही चीज़ें हैं कोशिकांग में जिसमें आपको DNA मिलेगा, बाकी किसी भी अंग में DNA नहीं मिलेगा। तो ये हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा आता है प्लास्टिड यानी कि हरित लवक। प्लास्टिड क्या है, ये अपना पादपों में मिलेगा। जो पादप होते हैं उसकी कोशिका में प्लास्टिड रहेगा। ये भी दोहरी झिल्ली युक्त है। इसमें क्या क्या होगा, जो बीच में द्रव भरा रहेगा, इसको बोलेंगे हम स्ट्रोमा। इसी स्ट्रोमा में हमारा मैग्नीशियम भी रहेगा, मैग्नीशियम तत्व रहेगा। मैग्नीशियम का काम क्या होता है कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश को अट्रैक्ट करता है और प्रकाश को अट्रैक्ट करके प्रकाश संश्लेषण करता है। बाद में प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे जब, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। स्ट्रोमा ये द्रव हो गया। बाकी की जो ये प्लेट टाइप से दिख रही हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेना थाइलाकॉइड। इसमें भी हमारा DNA रहेगा और राइबोसोम रहेगा। जो ग्रेना थाइलाकॉइड है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होगा। स्ट्रोमा में मैग्नीशियम क्या करेगा, प्रकाश को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होगा। जो हरित लवक है, हरित लवक 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है ये हरा रंग देता है पादपों में, और जो क्रोमोप्लास्ट है ये कौन कौन से कलर बनाएगा,
पीला, नारंगी और लाल क्रोमोप्लास्ट, इसको वर्णी लवक भी कहते हैं क्रोमोप्लास्ट को। और जो अंतिम है ल्यूकोप्लास्ट, इसको आवर्णी लवक कहते हैं, क्योंकि ये कोई वर्ण यानी कि रंग नहीं बनाता है, ये रंगहीन होता है, इससे ही सफ़ेद रंग का निर्माण होता है पादपों में। तो ये हो गया हमारा प्लास्टिड। अब कोशिकांग में जो हमारा अगला है एकल झिल्ली युक्त संरचनाएं। तो एकल झिल्ली युक्त संरचनाओं में क्या क्या होगा हमारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्यी जालिका, और दूसरा है गोल्गी बॉडी, तीसरा है लाइसोसोम। तो सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है एक केंद्रक है, एक केंद्रक झिल्ली है, एक केंद्रक है। यहाँ पर जो पदार्थ दिख रहा है एक क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन का निर्माण डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को मिलकर होता है। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलेंगे तो क्या बनेगा, क्रोमेटिन। केंद्रक में क्या ही होता है, क्रोमेटिन होता है जो केंद्रक द्रव्य होता है। और एक केंद्रक झिल्ली है और इसी में जो क्रियाएं होंगी उसी क्रिया के आधार पर हमारा क्या बनेगा, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या हिंदी में कहें तो अंतःप्रद्रव्यी जालिका। तो ये जो इतनी संरचना दिख रही है इसको क्या बोलेंगे हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो भाग होते हैं, पहली होती है रफ, दूसरी होती है स्मूथ। रफ खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें ये जो रेड रेड कलर के पार्टिकल दिख रहे हैं ये दो भाग, ये क्या है, राइबोसोम है। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ही ये रफ होती है, और जहाँ पे राइबोसोम नहीं होगा वो होगी स्मूथ। जो रफ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो क्या निर्माण करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किस, लिपिड का निर्माण करेगा। ठीक है, रफ किसका निर्माण करेगा, प्रोटीन का, और स्मूथ ER लिपिड का। तो एक क्या प्रोटीन और लिपिड बन रहा है, ER में क्या बन रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन और लिपिड। तो इसका कार्य हम क्या देख लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या हो गया, प्रोटीन और लिपिड का निर्माण करेगा। और जब यही प्रोटीन और लिपिड बनेगा तो पार्टिकल जाएंगे और पार्टिकल एक जगह जाके इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो कहाँ पे जाके इकट्ठे होंगे, गोल्गी बॉडी में। ये गोल्गी बॉडी, ये दो संरचनाएं देख रही हैं, गोल्गी बॉडी है। गोल्गी बॉडी क्या करता है, एक स्टोरेज डिवाइस समझ लो, ये क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है। किस चीज़ का पैकेजिंग करता है, प्रोटीन और लिपिड का। ठीक है, गोल्गी बॉडी। लेकिन जब यही गोल्गी बॉडी खराब हो जाती है, यानी कि जब समय हो जाता है एक कोशिका के अंदर, तो गोल्गी बॉडी का कुछ भाग खराब होने लगता है, तो वो टूट कर अलग होने लगता है। जैसे ये दिख रहे हैं, 3 भाग टूटे, 3 भाग कुछ नीचे टूटा हुआ भाग, जो टूटा हुआ भाग है गोल्गी बॉडी का, तो वही क्या बन जाएगा हमारा, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम में हम कैसे देख रहे हैं कि जो गोल्गी बॉडी है उसी से लाइसोसोम का निर्माण हुआ। और लाइसोसोम का काम क्या है कि जो कोशिका के अंदर बेकार भाग है, बेकार पदार्थ हैं, जो पदार्थ काम के नहीं हैं, तो उसको ये क्या करेगा, स्टोर करेगा, उठाएगा, और ये क्या करेगा, यहाँ से ले जाके कोशिका के बाहर निकाल देगा। यानी कि लाइसोसोम को हम बोलते हैं कोशिका का मृत हाउस, यानी कि ये कोशिका को मारने का निर्माण करता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं, नेगेटिव वे में नहीं है, इसका अर्थ पॉजिटिव वे में है। ये कोशिका का सुरक्षा कर रहा है, क्योंकि जो बेकार भाग है उस भाग को मार के कोशिका से अलग करता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया मैं, जो गोल्गी बॉडी है, जो पादप में जो गोल्गी बॉडी होती है उसको क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। पादप की जो गोल्गी बॉडी उसका नाम है डिक्टियोसोम। ठीक है, और जो लाइसोसोम है, पादप की जो लाइसोसोम है उसका नाम है स्पिरोसोम। ये किसका है, पादप का। लाइसोसोम किसमें है, जीव, और स्पिरोसोम पादप। उसी प्रकार से गोल्गी बॉडी नाम किसका है, जीवों में, और वहीं पर उसका नाम पादपों में क्या होगा, डिक्टियोसोम। तो ये हमारा हो गया लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, यहाँ पर नाम है डी डुबे। ठीक है,
ये हो गया हमारा एकल झिल्ली युक्त संरचनाएं। कौन कौन सी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। हमने क्रमागत रूप से देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण किससे हुआ? केंद्रक का। फिर ERC किसका निर्माण होगा? गोल्जी बॉडी का। और गोल्जी बॉडी से निर्माण किसका होगा? लाइसोसोम का। यानी कि एक ऑर्डर वे में इसका निर्माण चल रहा है, ठीक है। फिर आता है झिल्ली रहित संरचनाएं। कोशिकांग में कौन कौन सा जिसमें झिल्ली नहीं होती है, विदाउट पैकेज होता है, पैकेजिंग, तो उसमें क्या क्या आएगा? राइबोसोम और सेंट्रोसोम, ठीक है। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। दरअसल जो राइबोसोम है RNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किस किस से? राइबोसोम का निर्माण किस किस से होगा? RNA और प्रोटीन से मिलकर होगा, ठीक है। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलेड ने। राइबोसोम के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार के, 70S और 80S। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जो 70S है, 70S टाइप का जो राइबोसोम है वो अनडेवलप है, और जो 80S का राइबोसोम है वो डेवलप है। तो 70S का राइबोसोम होगा वो कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा? बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, जो पुरानी कोशिकाएं हैं यानी कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में 70S टाइप का पाया जाएगा। और जो आधुनिक विकसित जीव जंतु हैं उसमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हिंदी में बोलते हैं तारककाय। जो तारककाय है यानी कि सेंट्रोसोम है, इसका काम क्या है? कोशिका का विभाजन करना, कोशिका को विभाजित करता है आवश्यकता पड़ने पर। तो सेंट्रोसोम की खोज किसने की? वो बेरी ने। क्या नाम है? वो बेरी ने। सेंट्रोसोम का जो संरचना है वो 9+O संरचना होती है। इसमें जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है वो 9 भागों में जुड़ा होता है। ये यहाँ पे दिख रहा है सर्किल, 9 पार्ट हैं। तो ये सेंट्रोसोम की संरचना है। और सेंट्रोसोम का कार्य क्या है? कोशिका का विभाजन करना, ठीक है। तो ये हमने देखा कोशिकांग। अब हमारा अगला भाग है केंद्रक। केंद्रक में जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, केंद्रक में क्या क्या आता है? क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन किससे मिलकर बना होता है? DNA और हिस्टोन प्रोटीन। तो DNA और RNA को हम बाद में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। बाकी कि हमने एक छोटा सा संरचना बनाया है कोशिका का। अगर कहीं ये बाहरी वाला भाग हटा दिया जाए, तो जीवों की कोशिका हो जाएगी। इसमें एक केंद्रक है, इसके अंदर एक DNA और हिस्टोन प्रोटीन है जिसको हम क्रोमेटिन बोल रहे हैं। उसी से लगा हुआ भाग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर उसके बाद जो निर्माण हुआ था गोल्जी बॉडी है, ये लाइसोसोम है। वहीं पर ये वाला पार्ट अपना हरित लवक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये तारककाय है। जो जीवों की कोशिका होती है उसमें तारककाय का आकार बहुत ही छोटा होता है। और वहीं अगर कहीं हम इसमें कोशिका भित्ति लगा दें, कोशिका भित्ति लगा देंगे तो क्या बन जाएगी? पादपों की कोशिका। और इसमें तारककाय का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, इसमें नहीं आकार बड़ा बन सकता। तो ये हो जाएगा हमारा पादपों की कोशिका। हम कोशिका में आज इतना ही देखेंगे। अगले लेक्चर में हम इसके जो जितने भी भाग हैं जैसे DNA, RNA और जो अन्य पार्ट हैं उसको हम डिटेल में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।